जहाँ नारी है वहाँ शक्ति है। हर महिला के अंदर एक अद्भुत ताकत होती है जो समाज को बदल सकती है। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम महिला शक्ति में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ रूमा पंडित। दर्शकों, आज के इस युग में महिलाएं केवल घरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नेतृत्व के शिखर को छू रही हैं। आज हमारे मंच पर एक ऐसी ही सशक्त और प्रेरणादायक हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग और ऊर्जा जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ता ठाकुर जी, जिन्होंने हाल ही में वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की नई कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली जैसे देश की सर्वोच्च संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाली डॉक्टर ठाकुर के पास 33 वर्षों से अधिक का अकादमिक और रिसर्च का अनुभव है। इससे पहले वे भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की महानिदेशक रह चुकी हैं, जहां उन्होंने घाटे में चल रहे संस्थान को अपने कुशल नेतृत्व से मुनाफे में ला खड़ा किया। उन्हें सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति इंजीनियरिंग सम्मान, स्टेम वुमेन अवार्ड और वुमेन इन एनर्जी अवार्ड जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तो आइए पूरे उमंग से स्वागत करते हैं डॉक्टर तृप्ता ठाकुर जी का। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन की पूरी टीम और सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद। और मैं भी अपनी तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं महिला शक्ति प्रोग्राम में, दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में भाग ले सकूं। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहला मेरा जो प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि अक्सर लोग मंजिल को तो देखते हैं, लेकिन उस मंजिल के पीछे जो संघर्ष होता है, जो मेहनत होती है, उसे कहीं ना कहीं नहीं देख पाते। और आपकी जो इतनी खूबसूरत जर्नी रही है वो भी कुछ इसी तरीके की रही है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली से लेकर एनपीटीआई की महानिदेशक और अब आप उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलपति का पद संभाल रही हैं। तो आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही है? नहीं, जर्नी बहुत रोमांचक रही है और बहुत अच्छी भी रही है। और पूरी यात्रा में अगर मैं देखती हूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी और मेरा लक्ष्य था हॉकी में भारत को रिप्रेजेंट करना। तो मैंने स्कूल नेशनल्स भी खेला, ओपन नेशनल भी खेला। लेकिन 11th क्लास जब मैं करके निकली तो मेरे फादर की डेथ हो गई। तो उसके बाद मेरी मदर का कहना था कि पढ़ाई पे ध्यान दें। तो फिर मैंने अपना डायरेक्शन बदला और फिर मैंने इंजीनियरिंग की तरफ गई। तो इंजीनियरिंग में भी जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं 1990 में पास हुई। उस समय इंजीनियरिंग में महिलाओं का परसेंटेज बहुत कम होता था। तो जैसे हमारी क्लास में 300 लड़के थे तो हम केवल 10 लड़कियाँ थी। ये प्रपोर्शन रहा करता था। और वो ज़माना भी ऐसा था कि ये नए कदम इंजीनियरिंग में लड़कियों के आ रहे थे। सेना में भी एंट्री नहीं थी उस समय और बहुत सारे चीज़ों में एंट्री नहीं थी महिलाओं की। तो उस समय हमने पढ़ाई की और अपना ये बनाया कि लड़कों से हम किसी भी तरीके से कम नहीं हैं। जी, कम और नहीं है। आगे बढ़ते चले गए। अच्छा मैम, जैसे बोला भी जाता है कि जो एक सच्चा लीडर होता है उसकी जो असली पहचान होती है वो मुश्किल समय में ही की जाती है। तो आपने जब एनपीटीआई की जिम्मेदारियां संभाली, उस समय कहते हैं कि जो संस्था है वो आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी, आर्थिक संकट से जूझ रही थी, और आपने केवल 2 वर्षों में उसे एक प्रॉफिट मेकिंग फंड बना दिया। तो महिला लीडर होने के नाते क्या वो सोच थी, क्या वो रणनीतियाँ रही थी? देखिए, महिला जो है वो उसके पीछे की स्ट्रेंथ उसका घर भी रहता है। बिल्कुल। तो उसके अनुभव से वो बहुत कुछ सीखती है। और महिलाओं की एक कमी है जो आज भी है, वो ये है कि उनकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं होती है। तो मैंने इस संस्थान के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैं उस तरह से बाकी लोगों से नहीं पूछ पाई। तो मुझे सच में नहीं पता था कि ये संस्थान की इतनी ख़राब स्थिति है। और मैंने तो बस ये ऐड देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एडिशनल सेक्रेटरी। तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। चूँकि मेरी नेटवर्किंग नहीं थी, मैं किसी से पूछ नहीं पाई। और जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो 1-2 महीने बाद मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर स्थिति बेहद गंभीर है और बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो फिर मैं 24 घंटे काम में लग गई जी। और उस समय ये बहुत अच्छा हुआ कि पावर सेक्टर में बहुत नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। तो उसमें ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने वो सारे टास्क लिए
जिसमें कि हमें लोग मिल जाएंगे जिनकी हम ट्रेनिंग करें। तो एनपीटीआई जो है वो इंजीनियर्स की ट्रेनिंग करता है, जी। जो सीपीएसयू के इंजीनियर हैं, अच्छी प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग करता है। तो अगर उनको लाना है तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम डिज़ाइन करने होंगे जी। ताकि वो लोग आ सकें। तो हमने सबसे पहले पकड़ा साइबर सिक्योरिटी, जो उस समय का बड़ा ही हिट टॉपिक हुआ, तो बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन किया। फिर इसी वक्त स्मार्ट मीटर्स आ रहे थे, एक बहुत बड़ी और एम्बिशियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आ रही थी आरडीएसएस, तो उसमें फिर हमने काम करना शुरू किया। तो हमने देखा कि मार्केट में किस चीज़ की आवश्यकता है और उस चीज़ पर एनपीटीआई क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और बिल्कुल ये था कि आप सरकारी संस्था में लोगों को तो नहीं बदल सकते हैं, आपको उन्हीं लोगों के साथ काम करना है। और वो लोग उस वक्त बड़े डीमोटिवेटेड थे, तो उनको कैसे मोटिवेट करना है, कैसा ट्रीटमेंट देना है कि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करें। और मैंने देखा कि एक मोटिवेशन से आप उसी टीम को बेस्ट टीम बना सकते हैं। और अपने आप को अलग साबित करना भी अपने आप में एक उपलब्धि है, तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको एक बार फिर से। धन्यवाद। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की या पावर सेक्टर की, तो लोगों का आज भी मानना है कि जो सबसे पहली छवि आती है वो पुरुषों की आती है, कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या बहुत कम है। और आपका जो अनुभव रहा है वो 33 सालों का रहा है इस सेक्टर में, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? नहीं, मैंने अपना करियर शुरू किया तो एक एज ए प्रोफेसर शुरू किया जी। तो बहुत चुनौतियां नहीं थी। मेरी मेन लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इनकरेज करें कि ये कोर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है। देखिए, अगर हम भारत के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ही है, क्योंकि पहले कहावत थी कि बिन पानी सब सून, अब मैं बोलती हूँ कि बिन बिजली सब सून। अगर बिजली नहीं है तो आप पानी भी नहीं ला पाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। तो इसमें कैसे, अगर आप 50% महिलाओं की भागीदारी अगर किसी भी सेक्टर में नहीं करेंगे तो वो सेक्टर कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। तो एज ए टीचर मेरा ये रहा कि भाई कोर इंजीनियरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और टफेस्ट ब्रांच है। जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टफेस्ट ब्रांच मानी जाती है, क्योंकि सिविल में आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मैकेनिकल में भी आपको पार्ट दिखता है, आप ठीक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में तो आप छू भी नहीं सकते, छुएंगे तो करंट आ जाएगा। इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग, तो टफ भी है। तो पहले यही करा, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि वास्तव में महिलाओं की स्थिति इस सेक्टर में बहुत कम है। अगर हमें मिलती भी हैं तो बड़े लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टॉप लेवल की बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं है। तो मैंने एनपीटीआई जाकर ये महसूस किया कि अगर हम मिड कैरियर विमेन को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कभी टॉप लीडरशिप में नहीं पहुंचेगी। तो हमने टारगेट किया और मिड लेवल विमेन के लिए काम करना शुरू किया और उनको इनकरेज करना शुरू किया। देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन मैंने देखा कि महिलाओं में तो जब वो इतना बड़ा प्लेन उड़ा सकती हैं, फाइटर प्लेन उड़ा सकती है, तो वो ऊपर खम्भे में चढ़ करके भी इंजीनियरिंग कर सकती है। बिल्कुल, हर चुनौती एक नया अवसर आप सभी के लिए लेकर आती है, हम सभी के लिए। मैम, आपको देश और विदेशों में जाने का अवसर मिला, और चाहे बात करें हम डंडी यूनिवर्सिटी की, डरहम यूनिवर्सिटी की या बैंकॉक यूनिवर्सिटी की, आप वहाँ पर गई, आपने रिसर्च करा और काम भी करा। कहीं ना कहीं इंसान की सोच भी बदलती है। तो अगर मैं विज्ञान के क्षेत्र में महिला को लेकर भारत और विदेशों के माहौल में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या नज़र आया? देखिए, बहुत अंतर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह बहुत अच्छी स्थिति महिलाओं की भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हर जगह की कहानी है। हर जगह की कहानी है। अगर आप विमेन इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का परसेंटेज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो भूटान में है। ओके। वहाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज है विमेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। लेकिन बहुत, अगर आप विकसित देशों की बात करेंगे तो उनकी भी यही स्थिति है। लेकिन बाकी चीज़ों में फ्रीडम रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर सेक्टर में वो बहुत आगे हैं। जी। अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो बाहर जाकर के भी ये समझ में आता है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है, आप लोगों से मिलते हैं, आपको ये समझ में आता है कि वो लोग किस दिशा में काम कर रहे हैं और किस दिशा में भारत को करने की आवश्यकता है। एक बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड पता चलता है। और मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि जब मैं डंडी यूनिवर्सिटी गई पीएचडी के दौरान, तो मेरा बच्चा भी छोटा था, 2 साल का था। तो घर की जिम्मेदारियों के साथ मैं पीएचडी कर रही थी। हालांकि मेरे पास बहुत हेल्प थी, मेरे इन लॉज की हेल्प और बाकी सबकी हस्बैंड की हेल्प, लेकिन फिर भी जो मेरा सपना था कि मैं 24 घंटे पढ़ पाऊँ, बिल्कुल, वो मैंने वहाँ जब अकेले रही तो शुरुआत में तो मुझे लगा कि मैंने शायद गलत निर्णय ले लिया यहाँ पर आने का। लेकिन जैसे मैंने वहाँ की लाइब्रेरी देखी, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ के कोर्सेज देखे, तो मुझे ये समझ में आया कि ये पूरा समय
मुझे अपनी स्किल को इन्हेंस करने में लगाना है। जी तो वो मेरे लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस का समय था। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, जी एनर्जी की, जियोपॉलिटिक्स के कोर्सेज किए, मार्केट के कोर्सेज किए, क्योंकि तब तक इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सुधार तो आ गया था, लेकिन बहुत मार्केट के रूप में नहीं आया था। तो वो सारे कोर्सेज करना, रेगुलेशन के कोर्सेज करना और लाइब्रेरी में बैठकर भरपूर पढ़ना, तो ये जैसे मेरा सपना एक पूरा हुआ, जो कभी मेरे को उतना शायद पढ़ने का समय नहीं मिला और माहौल नहीं मिला। और जब मैं बहुत शौक है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ देखूं। तो जब मैं अमेरिका गई तो मेरी फ्रेंड ने पूछा तुम्हें क्या घूमना है, तो मैंने कहा मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दिखा दो। तो वो जो प्रेरणा मिलती है कि ये जो आज इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो क्या कर रहे हैं और उनसे हम क्या बेस्ट इंडिया में ला करके कर सकते हैं, तो ये मैंने बड़ा अनुभव किया वहाँ पर। और जो महिलाएं आज आपको देख भी रही होंगी, आप उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए, सपने देखना बिल्कुल भी गलत नहीं है और आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। बिल्कुल, सपने देखना तो एकदम आवश्यक है और अपना उद्देश्य बनाना भी एकदम आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अपना एम नहीं बनाएंगे लाइफ में, तो जो भी महिलाएं देख रही हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप एक एम जरूर बनाएं अपने जीवन का, कि क्या है वो बड़ा भी हो सकता है। जब बड़ा होगा तो आप उसको उसी तरीके से उतना और अधिक प्रयास करेंगे और ये आपके जीवन को एक दिशा देगा। अच्छा, हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आप वर्ल्ड बैंक की वी पावर पहल से जुड़ी हुई हैं और आप हमेशा से ही जो महिलाएं हैं उनके लिए लगातार आप हित में काम करती आ रही हैं। लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि ऊर्जा सेक्टर हो गया या पावर सेक्टर हो गया, तो महिलाओं की संख्या फिर से हमें कम देखने के लिए मिलती हैं। तो क्या बदलाव लाने चाहिए या क्या कदम उठाने चाहिए कि जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनकी जो संख्या है उसमें थोड़ा सुधार हो? जी, तो वर्ल्ड बैंक ने इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझा जी और उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, तो वी पावर उसका नाम दिया और वो नेटवर्क उन्होंने पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए बनाया, जिसको हम कॉमनली सार्क कंट्रीज़ कहते हैं। तो उसकी जब बैठक, जो बैंकॉक में पहली बैठक हुई, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मैं वहाँ गई तो वो लोग उस समय विचार कर रहे थे कि क्या काम करें। तो चूँकि मैं NPTI में थी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में थी, तो मैंने उनको एक प्रपोजल दिया कि सबसे जल्दी कोई काम हो सकता है प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए, वो हो सकता है मिड कैरियर वुमेन का ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी। तो आप ऐसा अगर कोई सुझाव देते तो आपके ऊपर ही आता है कि आप प्लीज़ इसको डिज़ाइन करिए और इसको बनाइए। तो फिर हमने एक टीम बनाई और पावर सेक्टर के प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और एकेडमिया को लेकर के, और बहुत जल्दी में इसकी हमें फंडिंग मिल गई महिलाओं के लिए। डीफैट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, उन्होंने बोला कि आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, और 100 का नंबर रखा कि 100 वुमेन फ्रॉम साउथ एशिया आप चूज़ करिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करिए। बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा और 1 साल का रहेगा, और बीच में एक बार हर कंट्री में वो महिलाएं इकट्ठी होंगी, वहाँ के मिनिस्टर, सेक्रेटरी। कई बार ऐसा होता है, आप आश्चर्य करेंगे कि महिला पावर सेक्टर में NTPC में 20 साल से काम कर रही है, उसने कभी भी इंडियन पावर सेक्टर के सेक्रेटरीट का ऑफिस नहीं देखा है, कभी उसका मंत्री से इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो वो हमने कराया। तो इंडिया से 35 वीमेन का कोटा मिला, तो वो मिड कैरियर 35 वीमेन हमने सेलेक्ट की। उनको जब मंत्री से मिलाया तो मंत्री जी ने भी, उस समय RK सिंह मंत्री जी थे, पहला बैच जब था, तो उन्होंने 6 बजे के बाद कोई अपना कार्यक्रम नहीं रखा। उन्हें कहा कि नहीं, मैं महिलाएं जितनी देर मुझसे बात करेंगी मैं बात पूरा करूंगा। समय देंगे। और पावर सेक्टर के सेक्रेटरी से लेके सारे CPSUs के CMD से महिलाओं को इंटरेक्ट कराया। तो महिलाओं से जब इंटरेक्शन हुआ वो 2 घंटे चला, और उन्होंने मुझे ये कहा, तृप्ता आई कैन सी कि यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं उसमें से कई महिला एक दिन CPSUs की CMD बनेंगी। तो वो मिड कैरियर वुमेन थी। तो बहुत सारी महिलाओं से जब बातचीत हुई तो ये समझ में आया, और फिर हम इस पूरी टीम को 1 साल, तो बहुत टफ था महिलाओं के लिए। देखिए, वो घर भी देखती हैं, वो ऑफिस भी देख रही हैं, और शाम को वो ऑनलाइन कोर्स कर रही हैं। और थोड़ा हमने, जो डोनर्स थे उन्होंने हमें कहा कि देखिए, हम चाहते हैं कि इफेक्टिव प्रोग्राम हो, और इफेक्टिव तब होगा जब ये वीडियो खोल के बैठेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं ऑनलाइन में क्या होता है, हम ऑडियो ऑन कर लेते हैं, वीडियो ऑफ करके अपना काम करने लगते हैं और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा है वैसे। तो ये दुविधा है, तो हमने इसमें मैंडेटरी किया कि आपको वीडियो खोलना है, हर महिला को वीडियो खोलना है, और मान लीजिए कभी एक्सेप्शनल हो जाए तो आप हमसे राइटिंग में रिक्वेस्ट करके उतने समय की परमिशन लीजिए। तो मतलब उन्होंने सीरियसली किया। तो बीच में तो महिलाएं बहुत घबरा गई, उन्होंने कहा हम नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा मॉड्यूल जिसमें हाँ आपको प्रोजेक्ट करने हैं, ये करने हैं, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ हो रहा है। लेकिन आपस में बातचीत करके जब वो हमारे पास आई सारे मिलने के लिए, तो हमने देखा कि सारी महिलाओं की एक सी ही समस्या है
तो फिर उनको ये लगा अरे अरे मेरे लिए ही ये नहीं हो रहा, मेरे साथ में जो और है उसके साथ भी ये हो रहा है। तो वो बड़ी उन्होंने प्रेरणा ली और फिर हम सारी महिलाओं को बैंकॉक लेके गए, AIT बैंकॉक जी। और सुधा मूर्ति जी ने उनको सर्टिफिकेट दिया। तो देखिए इंजीनियरिंग में हमारी आइडियल इंडिया में सुधा मूर्ति जी हैं और उनके द्वारा सर्टिफिकेट लेना तो हर महिला के लिए प्रेरणा बन गया। बिल्कुल। तो उसमें से 6-7 महीने के बाद हमने महिलाओं से उनके अनुभव जाने। तो मैंने देखा कई महिलाओं का प्रमोशन हो गया क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने इतनी पढ़ाई की। और कुछ महिलाओं ने कहा कि हम तो अब सोच रहे थे कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ये ट्रांसफ़र कर देंगे हमारा प्रमोशन होते ही, तो बड़ा रिलेक्टेंस थी, तो हम सोच रहे थे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। उन्होंने कहा नहीं, अब तो राइट टाइम आया, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, अब देश के लिए काम करना है। एंड दे टुक द प्रमोशन एंड गॉट ट्रांसफर टू सम अदर प्लेस, बट दे हैप्पीली टुक द प्रमोशन। तो वो जो मोटिवेशन बना, अच्छा अब ये ग्रुप आज भी बहुत एक्टिव है, सब व्हाट्सएप से कनेक्टेड है। मान लीजिए नेपाल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे प्रॉब्लम को ग्रुप में लिखते हैं और भारत से पूछते हैं, क्योंकि भारत का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर देखिए 7 कंट्री में सबसे बेस्ट है। तो वो किससे पूछेंगे, बेस्ट से पूछेंगे, वो हमारी महिला से पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, आप हमें गाइड करिए। कोई पेपर अच्छा मिलता है तो वो ग्रुप में डालती हैं। तो एक नेटवर्किंग, जिसकी मैं पहले ही बोला कि महिलाओं में एक कमी होती है नेटवर्किंग की, उस कमी को इस नेटवर्क ने दूर किया। तुरंत ही हमें सेकेंड बैच की फंडिंग मिली, फिर से हमने सेकेंड बैच फिर 100 के लिए किया। उसको करने के बाद अभी थोड़ा पॉज हो गया है क्योंकि अभी हम फंडर ढूंढ रहे हैं। तो मुझे आई एम वेरी श्योर कि फंडर हमें मिल जाएंगे। वर्ल्ड बैंक पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ पार्शियल सपोर्ट करती है और बाकी हम फंडिंग ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि एक सांसद ने क्वेश्चन उठाया जी। कि ये जो ट्रेनिंग होती है सेक्टर में, उसमें महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन है। तो डेटा नहीं होता किसी के पास महिलाओं के पार्टिसिपेशन का। फिर हमारे विद्युत मंत्रालय के सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि आप बना के दीजिए डाटा। तो हमने फिर वी-पार में इतना किया था, तो वो डेटा से वो क्वेश्चन में उनका फेस सेविंग हुआ। देन ये रियलाइज़ कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि महिलाओं के लिए हम थोड़ा सा अलग से ध्यान देकर काम करें। आपके शायद इन्हीं उत्कृष्ट योगदान की वजह से आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं, चाहे उस पर हम बात करें सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति इंजीनियरिंग सम्मान या स्टेम विमेंस अवार्ड। तो आपको क्या लगता है कि जब एक महिला को ऐसे सम्मानित किया जाता है तो जो अन्य महिला होती हैं या युवा बेटियां होती हैं उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल मिलती है जी, बिल्कुल मिलती है। सुषमा स्वराज अवार्ड जब मुझे मिला तो मुझे पता ही नहीं था, उन्होंने कांटेक्ट किया। तो मैंने हमेशा अक्सर हमको लगता है ना कि अवार्ड शायद पूरे से प्लान्ड होते होंगे ये, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इतना काम कर रही हूँ। तो बोले कि नहीं मैडम, यही तो हमारा बैकग्राउंड होता है, हम पूरा देख कर ही अवार्ड देते हैं। तो मुझे इतना खुशी हुई कि जिस महिला ने हम सबको प्रेरणा दी, मतलब हमारी प्रेरणा ही थी सुषमा स्वराज जी, और उनके नाम का जब मुझे अवार्ड मिला तो मुझे भी प्रेरणा मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बात की जनरेशन है वो ज़रूर इससे प्रेरणा लेगी कि वो भी एक दिन सुषमा स्वराज अवार्ड ले। अच्छा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने अपनी NPTI में जिम्मेदारियाँ संभाली और आपकी लीडरशिप के अंडर बहुत सारे एडवांस कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करे गए, चाहे मैं बात करूं साइबर सिक्योरिटी की या स्मार्ट ग्रिड की, तो आप महिलाओं को कौन से क्षेत्र में या कौन सी तकनीकी अपनाने की सलाह देंगी? नहीं, तकनीकी तो उन्हें सारी ही अपनानी चाहिए, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए कि अब मेरा एक क्राइसिस हो गया, अब 20 साल का मेरा जॉब हो गया, अब मैं नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप जब तक AI और डीप टेक में नहीं जाएंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। जी। तो आपको हर समय तैयार रहना है कि जो भी नया आता है सेक्टर में वो हमें सीखना है। ये एक चैलेंज होता है, लेकिन इस चैलेंज को अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा तो यही संदेश है सारी महिलाओं को कि बिना डरे जो भी है, देखिए आज तो बहुत इजी हो गया, आज इंटरनेट के द्वारा इतने फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि आप अपने स्मार्टफोन से आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो बस आपको सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको भीड़ से अलग हट के दिखना है, अगर आपको अपने सेक्टर में पहचान बनानी है, तो जो नया टेक्नोलॉजी आ रही है उसको तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आप उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलपति का पद अभी संभाल रही हैं। उत्तराखंड की छात्र, या अगर मैं विशेष रूप से बात करूं तो जो दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र की छात्राएं हैं, उन्हें आज भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या हम नए बदलाव देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल करना पड़ रहा है। और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि देखिए मैं बाहर हूँ, हमारे लिए तो उत्तराखंड देवभूमि है। बिल्कुल। तो जब मैं NPTI भी आई तो 60 साल में पहली महिला DG बनी, और उत्तराखंड विश्वविद्यालय जब से खुला है 2005 से, तो पहली महिला VC भी बनी। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का था।
तो मैं इस उससे आई कि इस देवभूमि में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो मेरे कैंपस कॉलेजेस हैं वो इतने दूर पहाड़ों में, इतनी कठिन परिस्थितियों में हैं, और वहाँ की छात्राएं इतनी टैलेंटेड हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जब मेरी पहली मीटिंग भी हुई सीएस के साथ, तो मैंने उनसे यही अनुरोध किया कि हाँ, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार ने खोले हैं, लेकिन सुविधाएं पूरी नहीं है। जैसे कि हम दिल्ली में नहीं रह रहे कि पीजी मिल जाएगा। जी। आप उत्तराखंड बॉन में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले और वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल नहीं हो, तो पहाड़ के लोग कैसे अपनी बेटी को भेजेंगे बिल्कुल। कि वो किराए से रहेगी। तो उन्होंने इस बात पर टोटली एग्री किया, और हम अपने सारे कॉलेजेस में सबसे प्रायोरिटी में गर्ल्स हॉस्टल बना रहे हैं। WIT में बन के तैयार हो गया देहरादून में, और बाकी टनकपुर में भी तैयार हो गया जो इस बार आएंगे। तो प्रायोरिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की है। दूसरी प्रायोरिटी है कि देखिए, आज टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जी। तो हम अपने करिकुलम में कैसे चेंज करें। भारत सरकार ने NEP 2020 भी इंट्रोड्यूस किया है, वो भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। उसको वास्तव में हम कैसे लेके आ सकते हैं। तो लड़कियों के लिए मैंने इस बार एडमिशन थोड़ा कम होते हैं जी। गर्ल्स के, तो मैंने एक स्पेशल उनके लिए 20% फीस डिस्काउंट रखा कि जो भी लड़की हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी उसको 20% फीस का रिडक्शन हम देंगे। और जितनी प्रेरणा दे सकते हैं, जो भी उनको सुविधाएं दे सकते हैं। और बट लड़कियां बहुत टैलेंटेड हैं। जो भी मेरा इंट्रैक्शन 6 महीने में हुआ, मैंने देखा कि बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। जी। और आज सेक्टर में सच में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और मुझे लगता है जॉब तो 100% उनको मिलेगी। क्या बात है। अच्छा, आप इसी के चलते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप काफ़ी सारी कमेटियों से भी जुड़ी हुई हैं, चाहे वो IISER पुणे हो या DRC हो, तो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो करियर है 34 साल से भी आपने लंबा और मैं बोल सकती हूँ कि एक सफल सफ़र तय किया है। तो कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप बैलेंस रखती हैं, और उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो अपने करियर को और पर्सनल लाइफ को साथ में लेके चलना चाह रही हूँ। नहीं, देखिए, महिला की तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको परिवार को आगे लेके आना है, और परिवार अच्छा भी होना चाहिए परिवार, क्योंकि अगर आपकी परिवार की यूनिटी ख़त्म हो गई तो आपके पीस ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ये बैलेंस कर पाई, उसके पीछे मेरे परिवार का भी हाथ है। मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव थे, वो भी प्रोफेसर हैं। तो हमने शुरुआत चूँकि टीचिंग प्रोफेशन से की, और हम लोग कैंपस में ही रहते थे। जी। तो शुरुआत में ज़रूर बच्चों को देखने के लिए आपको आना होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो टीचिंग प्रोफेशन के साथ ये बहुत अच्छे से बैलेंस हुआ। लेकिन मैंने इसके साथ साथ बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी काम किया। तो जैसे स्पिक मैके में मैंने बहुत काम किया, स्टूडेंट डीन रही, तो बच्चों के साथ बहुत काम किया। लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि इससे मेरी लाइफ थोड़ी अफेक्ट होगी, क्योंकि बच्चे भी बड़े समझदार हो जाते हैं, और बच्चों का भी एक दिनचर्या होती है। जी। स्कूल जाते हैं, फिर स्पोर्ट्स करने जाते हैं, फिर कोई म्यूज़िक सीखने जाता है। तो वो आपको इंगेज रखना पड़ेगा बच्चों को, कि वो एक अच्छे नागरिक भी बने, अच्छे से अपनी स्किल को भी बढ़ाएं। और घर में शांति का वातावरण तब बनता है जी, जब आपके बिल्कुल। सपोर्टिंग हस्बैंड हो। तो जो आज जो कुछ भी दिख रहे हैं वो अपने घर में शांति, जो हस्बैंड ने पूरा इनकरेजमेंट किया कि आप करिए, तो वो उसी कारण से हो पाया। और ये बहुत आसानी से हो सकता है। आप अगर ईमानदारी से अपना काम करते हैं, 100% अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों को, परिवार को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को बैलेंस करते हैं, और ये करके ही महिलाओं को आगे बढ़ना है। बिल्कुल। आप इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी विमेन एसोसिएट की भी संस्थापक सदस्य रही हैं। तो अगर मैं बात करूं कॉलेज और स्कूल के स्तर पर, तो क्या क्या बदलाव शुरुआत से ही आपको लेकर आने चाहिए, जिससे जो महिलाओं की संख्या है, अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, पावर सेक्टर की बात करूं या रिसर्च और इनोवेशन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो जो नंबर है वो बहुत कम है पुरुषों से। तो क्या ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए आपको जो उनकी संख्या आगे बढ़े और वो आगे अच्छा काम करें? देखिए, स्कूल, अब तो ये बहुत जागरूकता है हमारे देश में कि सब व्यक्ति अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं। तो अब तो स्कूल में और कॉलेज में, इंजीनियरिंग में भी 50-50 रेशियो आ चुका है। जी। तो ये नंबर काफ़ी इंकरेजिंग है। लेकिन कहाँ डिस्करेजिंग होते हैं कि वो जॉब में और अल्टीमेट प्रोफेशन में नहीं दिखाई देते हैं। तो वो हमको जो उसकी जो पाइपलाइन में लीकेज है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। स्कूल्स और कॉलेजेस में तो अच्छा परसेंटेज आ चुका है। तो वो पाइपलाइन शायद ये होती होगी कि लड़कियों को पहले हम शादी कर दें, उसके बाद वो करियर बनाएं।
पर आज मैं अपनी बेटी को देखती हूँ जो कि पढ़ रही है, तो वो तो पहले बोलती है कि मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट पहले है, फिर ये फैमिली कमिटमेंट होगी। तो अंतर तो सोसाइटी में ऑलरेडी आ चुका है, और जो लीकी पाइपलाइन है वो शायद हमारे इस कारण से है कि हमको ये लगता है, आज भी लोगों को ये लगता है कि अगर मैं एक पुरुष को लूँगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छे से काम करेगा, और एक महिला को लूँगा तो फिर वो मैटरनिटी लीव पर चली जाएगी। माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, तो इसीलिए नंबर रिफ्लेक्ट नहीं होता। फिर वो लीडरशिप में नहीं जाती, डर के मारे एक तो लेते भी नहीं। ये बात बिल्कुल मान के चलिए कि समटाइम ये कंफर्ट नहीं आता है। महिला अगर लीडर बनती है तो लोगों को ये कंफर्ट नहीं आता है, जो कंफर्ट शायद उनको काउंटर पार्ट से आ जाए या पुरुष से आ जाए। तो वो जो माइंडसेट है उसको सबको लाना है, और ये ठीक होगा। अब अगर हमारे 35% वीमेन अगर पार्लियामेंट में आ जाएंगी तो मुझे लगता है ये तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। और देखिए, अगर आपको विकसित बनना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको सपना दिखाया है 2047 में भारत विकसित देश बनेगा, तो वो कैसे बन सकता है अगर अपन 50% पॉपुलेशन को हाथ से हाथ मिलाकर आगे नहीं बढ़ाएंगे जी। तो वो बनने हैं तो फिर महिलाओं को आपको साथ में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि 50% पॉपुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, लोगों का ऐसा डर भी है और मानना भी है कि जो एआई है वो कहीं ना कहीं नौकरी ख़त्म कर देगा। आपका इसमें क्या कहना है कि नौकरी ख़त्म कर देगा कि नए अवसर आपको मिलेंगे? मुझे नहीं लगता कि नौकरी ख़त्म करेगा। कुछ चीज़ों का जो नौकरी में संकट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल नहीं आएगा, और कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएंगे, कुछ बहुत नए जॉब्स आएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने पहले कंप्यूटर आने पर भी यही सब बातें की थी, लेकिन हमने देखा कि कंप्यूटर ने पूरी आईटी में भारत को पूरे विश्व में पहचान बनाई और बहुत सारे ऐसे जॉब्स क्रिएट किए। सिमिलरली मुझे लगता है कि एआई जो है वो हमारे लिए एक हेल्प टूल की तरह आएगा, हमारी चीज़ों को और परफेक्ट करेगा, लेकिन हमें उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे जी। तो अलग तरह के जॉब आएंगे जो हर विषय को इंटरलिंक कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग रख पाए। ऐसे लोगों के बहुत जॉब्स आगे आने वाले समय में आने वाले हैं। अच्छा, मैं आपसे संदेश बोलना चाहूँगी जो आप महिलाओं को देना चाहें, जो सपने तो देखती हैं बड़े, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती, तो अगर आप उन्हें कोई संदेश देना चाहें। नहीं, देखिए, हिम्मत तो आपके अंदर है ही। एक महिला के अंदर एक अलग ही हिम्मत होती है, और मैं जहाँ भी गांव की महिला से या शहर की महिला से जहाँ पर भी मैंने इंटरेक्ट किया है, तो मुझे लगा है कि हर महिला की एक कहानी होती है, और वो कहानी बहुत यूनिक होती है। उस कहानी में एक प्रेरणा भी होती है। तो हम सब महिलाएं एक दूसरे की प्रेरणा बने और आगे बढ़ें, और हर महिला की जो हिम्मत है वो अपनी हिम्मत को थोड़ा और बढ़ाए। और समाज में इस समय ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें आपको सहयोग देने के लिए बहुत लोग खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करी। तो दर्शकों, डॉक्टर तृप्ता ठाकुर जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपने जीवन के इतने गहरे और प्रेरक अनुभव हमारे साथ साझा किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आज की इस बातचीत से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि चाहे कठिन इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या किसी संस्थान को मुनाफे में लाना हो, या फिर नई शिक्षा नीतियाँ तय करनी हो, जब एक महिला नेतृत्व की कमान संभालती है तो वो ना केवल सफल होती है बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई राह बनाती है। डॉक्टर ठाकुर की यात्रा हर उस महिला के लिए एक प्रेरणा है जो विज्ञान, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है। उम्मीद है आज का महिला शक्ति का ये एपिसोड आपको अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करेगा। इसी विचार के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।